इंसान चाहे लाख बुरे कर्म करे, लेकिन जब उसका हिसाब होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला हिसाब होता है कि वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि तूने जो किया शायद उसका फल तुझे आज मिल रहा है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि इतनी जल्दी भी तुझे इस सब का फल मिल सकता है। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिल्ली में रहने वाला एक इस तरह का दबंग व्यक्ति जिसके आगे हर कोई टिकने का नाम नहीं लेता, जिसकी हर जगह तूती बोलती, अचानक ही उसके परिवार को ख़त्म कर दिया जाता है, बाद में उसे भी रास्ते से हटा दिया जाता है। दोस्तों, जब उसकी पूरी घटना लोगों के सामने आती है तो हर कोई सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि ऐसे दबंग व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है। एक बार अगर पूरा मामला आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कर्म का बुरा नतीजा होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली के पूर्वी इलाके में एक इलाका पड़ता है बुराड़ी। ये बुराड़ी क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यह मनोवर खान नाम का एक व्यक्ति जो बुराड़ी इलाके में रहता है, लेकिन पीछे से यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला होता है। वो एक हिंदू लड़की से शादी करता है जिसका नाम सोनिया होता है, और शादी करने के बाद अपना नाम बदल लेती है, अपना नाम इशरत रख लेती है। लगभग शादी के 15 साल बीत जाते हैं। इन 15 साल के अंतराल में इनको 4 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 2 लड़कियां होती हैं, 2 लड़के होते हैं। मनोवर होता है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते करते वो कुछ ऐसे काम भी करता है जिसमें ज़बरदस्ती किसी के घर पर कब्जा करना या किसी के साथ में कुछ दरिंदगी करना, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिससे कि इसकी हर जगह पूरे इलाके में हवा होती है। कोई भी इस पर हाथ गिरने वाला नहीं होता। अब कुछ दिन के बाद इसे लगने लगता है कि तूने जो क्राइम किए हैं, इन क्राइमों की वजह से तुझे किसी न किसी दिन पुलिस के हवाले होना पड़ेगा। वो राजनीति में हाथ आजमाना चाहता है। साल 2014 में बादली से BSP की टिकट पर वो एक MLA का इलेक्शन लड़ता है, लेकिन MLA के इलेक्शन को वो हार जाता है। उस इलेक्शन तो वो हार जाता है, लेकिन उसकी बड़े बड़े नेताओं से जानकारी बन जाती है और फिर वो वही काम करने लगता है जो पहले किया करता था। 19 जनवरी 2017 को एक दुष्कर्म के केस में वो जेल में चला जाता है। और एक दोस्त होता है जिसका नाम साइब उर्फ बंटी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का रहने वाला होता है। इसको जेल में जाने के बाद उसके घर परिवार की देखरेख यही करता है। जो इसकी पत्नी होती है इशरत, उसे वो अपनी दीदी बुलाया करता है। और 20 अप्रैल 2017 को जो बंटी होता है सोनिया के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब बंटी को लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो सोनिया के साथ कुछ गलत हो गया हो। फिर उसके घर जाता है। घर जाकर देखता है तो वहाँ पर ना तो सोनिया होती है और ना ही सोनिया के कोई भी बच्चे होते हैं। अब इस सब को देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर 3 दिन के बाद अपने दोस्त जिसका नाम मनोवर होता है उससे जेल में मिलने जाता है और मनोवर से कहता है कि तुम्हारा परिवार अचानक घर से गायब हो चुका है। मैंने तमाम तरह की कोशिश कर ली है, लेकिन कहीं से भी मुझे उनका कोई अता पता नहीं लग पाया है। इस पर मनोवर कहता है कि तुम मेरे वकील से जाकर बात करो और मुझे बेल पर बाहर निकलवाओ। उसके लिए बंटी तैयार हो जाता है और वकील से जाकर मिलता है। 19 मई 2017 को बेल मिल जाती है। मनोवर बेल पर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों से बातचीत करता है, उसके बाद वो अड़ोसी पड़ोसियों से बातचीत करता है, लेकिन कहीं से भी उसके परिवार का कोई खुलासा नहीं हो पाता। नहीं पता चलता कि उसका परिवार गया कहाँ। अब उसे बहुत ही ज़्यादा डर सताने लगता है। उसे लगता है कि कहीं तेरे किसी दुश्मन ने तेरे साथ में ऐसा ना कर दिया हो, तेरे परिवार को ही मारकर यहाँ से फेंक दिया हो। फिर 20 मई 2017 को जो बंटी होता है अपने दोस्त के घर जाकर देखता है, तो वहाँ जाकर देखता है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब बंटी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। बंटी तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब उसकी जाँच पड़ताल की जाती है तो मनोवर के शरीर पर 3 गोलियाँ लगी होती हैं। घर का सामान बिल्कुल एज इट इज होता है। घर से किसी भी तरह से कोई सामान को फेंका नहीं गया। इससे पुलिस साफ अंदाज़ा लगा लेती है कि स्पेशल जो क्रिमिनल है इसे मारने के लिए ही इसके घर पर आया है। उसके बाद तमाम तरह की कोशिश की जाती है। बंटी से पूछताछ की जाती है तो बंटी यही कहता है कि साहब, इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी है, पता नहीं किसने इसके ऊपर वार किया है। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, इधर उधर काफ़ी लोगों से जांच पड़ताल करती है, लेकिन पहले दिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद पुलिस जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनसे जाकर बातचीत करती है, तो उनमें से एक पड़ोसी बताता है कि साहब 20 तारीख को इसके घर पर 4 लोग आए थे। 3 लोगों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौथे को मैं
अच्छी तरह से पहचानता हूँ, उसका नाम बंटी है। अब बंटी का नाम लेते ही पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और बंटी के पास पहुंचती है। बंटी के मोबाइल की CDR रिपोर्ट भी इधर इंटरनल निकाल ली जाती है। जब बंटी से पूछताछ करने की कोशिश की जाती है तो बंटी यही कहता है कि मैं तो अपने दोस्त से फॉर्मल मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब इसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो एक नंबर होता है जिस पर इसने बहुत बार बात की थी अप्रैल के महीने में, उसका नाम फिरोज होता है और जो हिस्ट्री शूटर होता है और जो मेरठ का ही रहने वाला होता है। फिर बंटी से पूरी CDR रिपोर्ट उसके सामने रखकर बातचीत की जाती है तो बंटी थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सारा वाक्य ऐसे बताने लगता है कि एक तोते की तरह रटा रटा वाक्य बताने लगता है। फिर बंटी बताता है कि साहब, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, साल 2014 में इसने एक इलेक्शन लड़ा था और उस इलेक्शन में इसके पास पैसों की कमी पड़ गई थी। इसने मेरे से 20 लाख रुपए लिए थे और 20 लाख रुपए लेने के बाद ये इलेक्शन हार जाता है। उसके बाद जब मैं इससे पैसे मांगता हूं तो ये मेरे को साफ मना कर देता है और मेरे से कहता है कि मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, तेरे से जो मेरा बिगड़े वो बिगाड़ लेना। ये बहुत ही दबंग टाइप का आदमी होता है और मुझे लगता है कि मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं उसी दिन ठान लेता हूँ कि मैं इसका सब कुछ बिगाड़ कर। उसके बाद ये 19 जनवरी 2017 को जेल में चला जाता है और जेल में जाने के बाद ये आराम से जेल में पहुंच जाता है। मैं इसके घर पर जाता हूं, इसकी बीवी से, इसके बच्चों से बातचीत करता हूं। उनके साथ मेरा ऐसा संबंध होता है जैसे घर जैसा संबंध होता है। फिर मैं इसकी पत्नी से कहता हूं कि तुम्हें अपनी बहन से मिलना है क्या। उसकी पत्नी भी राज़ी हो जाती है क्योंकि जब से इसकी शादी हुई थी, ये एक हिंदू परिवार की लड़की से शादी करके लाया था। उसके बाद उसके घर परिवार वालों ने इससे नाता रिश्ता सब कुछ तोड़ दिया है। वो अपने पति के पास ही कैद होकर रह जाती है और उसे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जाऊंगी। 20 अप्रैल 2017 को मैं सोनिया के घर पहुंचता हूं। सोनिया मेरे साथ अपनी बहन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, साथ में ही अपनी 2 बेटियों को साथ में ले लेती है। हम सीधे 20 मई को उसकी बहन के घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद जैसे ही 21 मई आती है हम वापस अपने घर की तरफ आते हैं। घर की तरफ आने से पहले मैं जंगल की तरफ गाड़ी को मोड़ देता हूँ। अब गाड़ी को मोड़ने के साथ साथ ही एकदम से जो सोनिया होती है मेरे से कहने लगती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। मैं उससे कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, जंगल में थोड़ी सी खुली हवा लेनी है, लेकिन मैं पहले ही प्लान बना चुका होता हूँ। प्लान के तहत जो एक हिस्ट्री शूटर होता है फिरोज, उसे 3 लाख रुपए में इसकी सुपारी दे डालता हूँ। उसके साथ में उसके 4 दोस्त और होते हैं और जैसे ही जंगल में मैं नदी के किनारे पहुँचता हूँ, नदी के किनारे पहुँचते ही वो चारों शूटर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनमें फिरोज, चुलशेखर, जोहिद, नासिद और यशवंत, ये 5 लोग होते हैं। 5 लोग इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, जिसमें पत्नी की मौत हो जाती है, साथ में इसकी दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वहीं पर नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में इन तीनों की डेड बॉडी को दफना कर ऊपर से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सीधा मैं अपने ऑफिस पहुँच जाता हूँ। यही 22 तारीख को मैं ऑफिस पहुँचता हूँ तो मेरी ऑफिस पर इनका बड़े वाला बेटा आकिब पहुँचता है। आकिब जैसे ही ऑफिस पहुँचता है मैं आकिब को पकड़वा लेता हूँ, पकड़वा कर एक कोठरी के अंदर बंद करवा देता हूं। उसके बाद उसके छोटे भाई साकिब को फ़ोन किया जाता है। साकिब को भी ऑफिस पर बुला लिया जाता है। साकिब बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस पर पहुंच जाता है। ये दोनों भाई ऑफिस में होते हैं। इन दोनों का गला दबाकर इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ऑफिस के अंदर ही एक गड्ढा खुदवाया जाता है। उस गड्ढे को खुदवा कर इनकी डेड बॉडी को उसके अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ऊपर से उसके ऊपर पत्थर चिनवा दिए जाते हैं। मनोवर के घर पर पहुंचते हैं। वहां पर मनोवर बैठा होता है। मेरे साथ में कई लोगों को देखकर एकदम मनोहर कहने लगता है कि ये कौन है। उनमें से 1-2 लोग को तो वो जानता था। जैसे ही वो ऐसा वाक्य बोले उससे पहले मैं ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चला देता हूं। उसके बाद 3 लगातार ताबड़तोड़ गोलियां मैं उसके ऊपर चला देता हूं। वहीं पर वो ढेर हो जाता है। उसके बाद प्लान के तहत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है। अपने साथ बंटी को लेकर उसी नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां से डेड बॉडियों को निकाला जाता है जो बुरी तरह से गल चुकी होती हैं। उसके ऑफिस का रुख किया जाता है। ऑफिस में जाकर देखा जाता है तो वहां पर भी 2 बच्चों की डेड बॉडियां होती हैं, उन्हें भी वहां से निकाला जाता है। जब इन तमाम डेड बॉडियों को निकालकर इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, उसके बाद पुलिस बंटी की ही तहरीर पर इसके जो दोस्त होते हैं, एक तो फिरोज जो हिस्ट्री शूटर होता है, चुलशेखर, जोहिद, साहिद और यशवंत,
साथ इन सभी लोगों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्त ऐसे एक दोस्त के साथ इस तरह से उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। पहले वो दोस्त जो था वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो भी इसी तरह का एक बहुत बड़ा गुंडा था और उस गुंडे का अंत भी किस तरह से होता है दोस्तों, उसके पूरे परिवार का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,